हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे जो एचटेट टीजेटी साइंस 2020 में हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है नेचर में। ये किसके बिहाफ पे आप बोल पाओगे? रिफ्लेक्शन के बिहाफ पे, इंटरफेरेंस के बिहाफ पे, डायाफ्रैक्शन या पोलराइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो पोलराइजेशन है। इसको समझ लेते हैं कैसे। कि हमें पता है जो वेव है वो टू टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें वेव जिससे मिलके बनी हुई है उसके कंपोनेंट या मीडियम के पार्टिकल ओसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव के। तो अगर परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव है। अगर उसी की डायरेक्शन में ओसिलेट करते हैं, उसी के अलोंग ओसिलेट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और जो पोलराइजेशन होता है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है ओनली। लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता। मतलब वेव टू टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें कैसे ओसिलेट करते हैं मीडियम के पर पार्टिकल? परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं मीडियम के पार्टिकल। और इसमें कैसे ओसिलेट करते हैं? उसी के अलोंग पैरेलल ओसिलेट करते हैं। मीन्स अगर ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में अगर वेव ऐसे जा रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल है उसके क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव के। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में उसी की डायरेक्शन में ही क्या करते हैं? ओसिलेट करते हैं, मतलब उसी के अलोंग ओसिलेट करते हैं। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जाती है अगर उसी के अलोंग ओसिलेट करे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसके परपेंडिकुलर ओसिलेट करे तो ट्रांसवर्स वेव होती है। और पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं होता है। और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डायाफ्रैक्शन है, ये ट्रांसवर्स वेव का भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी हो सकता है। मतलब ये जो फिनोमिना है ट्रांसवर्स वेव भी दिखा सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी दिखा सकती है। जैसे ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल लोगे तो लाइट आ गई, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल लोगे तो जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव का डायाफ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मतलब ये फिनोमिना दोनों तरह की वेव दिखा सकती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जो पोलराइजेशन होता है वो ओनली ट्रांसवर्स वेव ही शो करती है। मतलब जो वेव ट्रांसवर्स होती है वो ही क्या करती है? पोलराइजेशन शो करती है। लेकिन हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन ओनली किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर है। ये हम किसके बिहाफ पे कह पाएंगे? पोलराइजेशन के बिहाफ पे कह पाएंगे कि पोलराइज देखो, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायाफ्रैक्शन तो दोनों का हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल का भी, ट्रांसवर्स का भी। तो इससे तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन होता है, तो इस बात की श्योरिटी है कि वो ट्रांसवर्स ही है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। मीन्स लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ये हम किसके बिहाफ पे बता पाते हैं? पोलराइजेशन के बिहाफ पे बता पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजेंटल रेंज है वो 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब मैक्सिमम हाइट के
कितने टाइम्स है, 4√3 टाइम्स है हॉरिजेंटल रेंज। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है उसका कितना होगा, कितने एंगल से प्रोजेक्ट की गई है। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया है, थीटा एंगल से, तो वो इस तरह से ऊपर जाकर के यहाँ पे आएगा। तो ये होती है उसकी हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब हॉरिजेंटली वो कितनी दूर जाके गिरेगा। और ये होती है उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट। एच क्या है उसकी, मैक्सिमम हाइट है। एच क्या है उसकी, मैक्सिमम हाइट है कि ऊपर लग कितना जाएगा। और आर क्या है उसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टली वो कितनी दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ से फेंका तो वो यहाँ पे जाके गिरा, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो रेंज है। और वर्टिकल में वो कितना ऊपर गया वो होता है उसकी मैक्सिमम हाइट। सो कैसे करेंगे, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं वो यू स्पीड से फेंका गया है थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजेंटल के साथ। सो इसकी जो रेंज है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें आर और एच में रिलेशन दे रखी है कि जो हॉरिजेंटल रेंज है वो 4√3 टाइम्स है किसका, एच का। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एच है तो उसका 4√3 टाइम्स ही है रेंज। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाए तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, आर बाय एच किसके इक्वल आएगा। आर की वैल्यू रखोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जी कहाँ जाएगा नीचे, और यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2 जी कहाँ चला जाएगा ऊपर, जी से जी कैंसल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, ऊपर बच गया साइन 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या बच गया, 2 भी बच गया, ये 2 भी बच गया और साइन 2 थीटा बच गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये लगाया, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, 2 × 2 4 कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये आर बाय एच। तो यहाँ पे साइन, अगर हम 4 और इस कोस थीटा को अगर हम नीचे लेके जाएं तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो आर बटे एच किसके इक्वल आ गया, 4/10 थीटा। तो आर हमें किसके इक्वल दे रखा है, 4√3/h इक्वल टू 4/10 थीटा, ये चीज आएगी। आर हमें किसके इक्वल गिवन है, 4√3h और h, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये 4√3 किसके इक्वल, और 4 से 4 भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया सिर्फ इधर √3, और इधर क्या बच गया 1/टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, इस टेन थीटा इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो 1/√3। टेन थीटा 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। मतलब टेन थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। तो सो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया कि आपको हॉरिजेंटल रेंज का और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन दे रखा था कि जो हॉरिजेंटल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 4√3 टाइम्स है, और आपको रेंज और मैक्सिमम हाइट पता है, और उनका आपने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, और रेशियो निकाल करके आर बाई एच किसके इक्वल आ गया, 4/10 थीटा। इसको आप समझ सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा।
कोस थीटा बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। और कोट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने कोस बटे साइन थीटा को 1/tan थीटा लिख लिया। और आर हमें 4√3h गिवन था, h से h कैंसल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, √3 किसके इक्वल आ गया? 1/tan थीटा। तो tan थीटा इधर ले आए और √3 उस तरफ ले गए। तो tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। सो इसका राइट आंसर क्या बना? सी जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एक्सलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब एक्सलरेशन किसी भी पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है, इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतनी दूरी पर उसका एक्सलरेशन दिया हुआ है। तो आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितना होगा। मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड, मतलब जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसका टाइम पीरियड बताओ, एक चक्कर में कितना टाइम लेगा। लेकिन आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि इतनी दूरी पर इतना एक्सलरेशन है, इसी को यूज करके आपको टाइम पीरियड बताना है। अब आपको ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका एक्सलरेशन होता है -ओमेगा² और ये नेगेटिव साइन बताता है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशंस आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा? ओमेगा² क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, कि आपको एक्सलरेशन गिवन है इतनी दूरी पर, हमें हमें कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से। ये माइनस तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट किसकी डायरेक्शन है? एक्सलरेशन की डायरेक्शन है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा² के। और हमें क्या गिवन है कि ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको एक्सलरेशन कितना गिवन है? आपको एक्सलरेशन 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मतलब आपको यहाँ पे एक्सलरेशन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर एक्सलरेशन की आप वैल्यू रखोगे और y कितना है, ये y ही तो दूरी है कि किसी y डिस्टेंस के ऊपर एक्सलरेशन कितना होगा? ओमेगा² क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही तो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है? y। और y कितना गिवन है आपको? 3 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो y होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर ये कह लो डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब ये दूरी आपको मीन पोजीशन से लेनी होती है। अगर आपको ये दूरी एक्सट्रीम पोजीशन से दे रखी होती तो आपको कहाँ से निकालनी पड़ती? मीन पोजीशन से। यहाँ पर जो ये y होता है ये मीन पोजीशन से देखा जाता है कितनी दूर है, तो ये आपको मीन पोजीशन से तो गिवन ही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो ही आपकी क्या होती है? मीन पोजीशन होती है। तो आपको ए दे रखा है 3 सेंटीमीटर दूर, तो y की जगह तो आप 3 रख दोगे और a की जगह आप क्या रख दोगे? 12 रख दोगे। तो रख दीजिए 12 इक्वल टू ओमेगा² और y कितना है? 3। तो ये 3 इस साइड आ जाएगा। तो ओमेगा देखो ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं दोनों को। तो ये चीज ओमेगा² किसके इक्वल आ जाएगा? 12/3। तो 12/3 है तो ये 4 आ जाएगा। तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? √4। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो ओमेगा की वैल्यू अगर 2 आ गई और ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय टी के।
किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टी। तो टी कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये पाई के बराबर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई। और देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो कैंसल आउट हो जाएंगे और टाइम की यूनिट क्या बचेगी, सेकंड। देखो यहाँ पे एक्सलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ओमेगा जो है, ओमेगा की यूनिट भी क्या आएगी, सेकंड के अंदर आएगी। तो टाइम पीरियड जो होगा वो फाइनली किस में बचेगा, सेकंड में बचेगा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई सेकंड आ गया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 सेकेंड। तो इसी के बिहाफ पे आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड कितना है, 3.14 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा कि 3.14 सेकेंड। कैसे किया, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है वो, किसी भी टाइम पर। अगर वो यहाँ पे रख दोगे तो एक्सलरेशन आ जाएगा। हमें एक्सलरेशन और वाई गिवन था और ओमेगा निकाल कर हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ओमेगा, अगर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आंसर क्या आता, 2। या फिर अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछता यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछता तो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का अपोजिट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का अपोजिट। तो फ्रीक्वेंसी पूछता तो 1/पाई सेकंड इनवर्स बनती, तो 1/पाई हर्ट्ज आ जाता आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन में उसने टाइम पीरियड पूछा, लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो आंसर आता 2। लेकिन टाइम पीरियड पूछा तो ओमेगा का यूज करके आपने टाइम पीरियड निकाल दिया। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता, सिर्फ ये आपकी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है आपका, टाइम पीरियड है। अगर इसने फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, 1/टी। तो वन अपोजिट का मतलब रेसिप्रोकल होती है, 1/टी। तो 1/टी है तो टी की वैल्यू रख दो, पाई। और ये क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पूछता तो 1/पाई आंसर आता, और अगर टाइम पीरियड पूछा है तो पाई आंसर आया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो 2 आंसर आता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर था आपका बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए प्लैनेट इज 5 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 5 सेकेंड है, एंड इफेक्टिव लेंथ इज 5 मीटर। मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना है जब उसकी लेंथ इतनी है। तो उसकी लेंथ को कितना, हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड टू मेक 20 ओसिलेशन इन 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड में 20 ओसिलेशन कर पाए, वो तो कितना आपको क्या करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कि पहले जो एल है वो कितनी है, 5 मीटर है, और तब उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकेंड है। मतलब उसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, कब, जब उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। फिर कहता है कि आपको उसकी लेंथ एल डैश कितनी करनी चाहिए, कि अगर उससे उसका टाइम पीरियड टी डैश, ये हमें किससे निकालना पड़ेगा, इस लाइन से निकालना पड़ेगा। कि अगर टाइम पीरियड आपका इतना हो जाए तो आपको उसकी लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी। मीन्स आपको ये कह रहा है टाइम टी गिवन है 5 सेकेंड, कब, जब उसकी लेंथ इतनी है, और आपका टाइम पीरियड कितना हो जाए, इतना हो जाए, तो उसकी लेंथ को कितना रखना पड़ेगा। अब देखो टी डैश का मतलब न्यू टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, न्यू टाइम पीरियड। पहले टाइम पीरियड टी था
और बाद में टी डैश हो गया, तो वो कितनी लेंथ पे हो गया टी डैश, वो निकालना है। तो ये क्या होता है, टाइम टेकन इन वन ओसिलेशन। अरे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन वन ओसिलेशन, मतलब एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो 20 ओसिलेशन को करने में कितना टाइम लगता है, 20 ओसिलेशन को करने में टाइम लगता है 30 सेकेंड। तो एक ओसिलेशन को करने में कितना टाइम लगेगा, 30/20 सेकेंड, मतलब 0 से 0 कट गया, तो ये 1.5 सेकेंड आ गई, 3/2 कह लो या 1.5 सेकेंड कह लो। मतलब न्यू टाइम पीरियड टी डैश आपका कितना आ गया, 3/2 सेकेंड आ गया, 3/2 सेकेंड आ गया। मतलब इतना टाइम पीरियड आपको चाहिए, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब टाइम पीरियड 5 सेकेंड था तो लेंथ इतनी थी। अगर आपका टाइम पीरियड आप चाहते हो इतना हो जाए, ये जो टी डैश है ये कितना हो जाए, टी डैश की वैल्यू आपने निकाल दी कि टी डैश की वैल्यू ये, मतलब इतना टाइम पीरियड आप चाहते हो उसका, तो उसकी लेंथ आपको कितनी करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट L/G। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट L/G। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कम हुआ है, 5 से 1.5 आ गया, तो अगर टाइम पीरियड कम हुआ है तो लेंथ भी कम होगी। तो देखो हर एक ऑप्शन में लेंथ जो है 5 मीटर से कम है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी कभी 3 ऑप्शन में लेंथ 5 से ज्यादा होती है और एक ऑप्शन में 5 से कम मिलती, तो हम उसको टिक कर देते, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि टाइम पीरियड कब कम हो पाएगा, जब लेंथ कम करोगे तभी कम हो पाएगा। तो ऑप्शन भी देख लीजिए, कहीं 3 ऑप्शन में 5 से ज्यादा हो और एक ऑप्शन में 5 से कम होती, तो हम उसी को टिक कर देते, हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट L के। ठीक है, तो यहाँ से हम टी डैश बाय टी इक्वल टू अंडर द रूट L डैश बाय L ऐसा कर सकते हैं कि रूट L के डायरेक्टली है, तो ये नया टाइम पीरियड बाय इनिशियल टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर द रूट, ये जो लेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर लेंथ बाद वाली लिखी जाएगी और नीचे कौन सी लिखी जाएगी, पहले जो लेंथ थी। तो यहाँ से हम L डैश बाय L निकाल सकते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो T डैश बाय T का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका L डैश कितना आ जाएगा, T डैश बाय T का स्क्वेयर इनटू में L। तो T डैश कितना है आपका, T डैश है आपका 3/2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। और T कितना था, 5 था आपका, 5 रख दिया और उसका स्क्वेयर इनटू में L कितना है, L तो 5 मीटर है, आपने 5 मीटर रख लिया। तो 3 का स्क्वेयर कितना हो गया, 9, और नीचे 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वेयर कितना आ गया, 100 गुणा में 5, तो 5×9 = 45 बटे में 100, तो ये कितना आ गया 0.45 मीटर। तो अरे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ करके यहाँ पे डॉट लगा दोगे, 0.45 मीटर। मतलब जो नई लेंथ आपको चाहिएगी उस सिंपल पेंडुलम की, ताकि उसका टाइम पीरियड कितना हो जाए, 1.5 सेकंड हो जाए, तो वो कितनी लेंथ होनी चाहिए, 0.45 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फर्स्ट तो आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई अंडर द रूट L/G। तो पहले कह रहा है जब लेंथ 5 मीटर थी तो उसका टाइम पीरियड 5 सेकंड था। अब ये बताओ अगर आप टाइम पीरियड उसका कितना चाहते हो, 1.5 सेकंड चाहते हैं, तो लेंथ हमें कितनी करनी पड़ेगी। तो नया टाइम पीरियड आपको गिवन था 1.5 सेकंड, और पहले वाला टाइम पीरियड टी लिया 5 सेकंड, एल पहले वाले की लेंथ थी 5 मीटर, बाद में एल डैश हमें
निकालना था। तो इसी फॉर्मूले में टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट एल के। तो टी डैश मतलब बाद वाला, देखो टी डैश बाय टी लिखोगे तो रूट के अंदर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कट हो जाता है। जब हम इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो दोनों जगह आएगा, ऊपर और नीचे, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो एल डैश बाय एल, क्योंकि टी डैश ऊपर लिखा है तो एल डैश कहाँ आएगा, ऊपर ही, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एल डैश बाय एल स्क्वेयरिंग करके निकाल लिया, एल इस साइड ले गए तो एल डैश, हमें फाइनली एल डैश निकालना था और वो हमारी वैल्यू हमने निकाल ली। तो इसका जो राइट आंसर आया वो सी इसका राइट आंसर आया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वायर, मतलब कोई वायर है कंडक्टर की, उसकी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी पूछ रहा है, रजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है एम एल बाय एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए। और जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है एम बाय एन ई स्क्वेयर इंटू में टाउ। मतलब ये जो होती है आपकी क्या बन जाती है, रजिस्टिविटी बन जाती है। ये होती है रजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस, और ये क्या होती है, उसकी रजिस्टिविटी होती है। ये होती है रजिस्टिविटी, ये होती है रेजिस्टेंस। तो अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर है, अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, एल क्या है उसकी लेंथ है, और ए क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितने में से करंट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका ए। और अब देखो रेजिस्टेंस जो है वो चार बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एक उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, और एक ये जो एन है ना, ये बताता है उस मटेरियल की नेचर के बारे में। अलग अलग मटेरियल का एन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो एन होता है ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, कॉपर के लिए अलग वैल्यू होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। तो थर्ड ये आर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए मटेरियल पे। तो यहाँ पर मैं स्मॉल एन लिख देता हूँ, इससे समझ जाइए कि एन की वजह से नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करा है। और ये जो टाउ होता है, ये जो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टाउ की वजह से। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टाउ की वजह से। ये टाउ टेम्परेचर नहीं है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो टाउ क्या होगा, इंक्रीज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर घटाने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस जो है वो चार चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल की नेचर पे और टेम्परेचर पे। लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है वो दो बातों पे ही डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल की नेचर पर, और एक किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ये जो टाउ आया है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कह रहा है, और एन जो है वो किसके हिसाब से कह रहा है, मटेरियल की नेचर के हिसाब से। तो इसका मतलब जो रजिस्टिविटी है कंडक्टिंग वायर की वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल की नेचर कैसी है, कौन सा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, और एक उसके टेम्परेचर पे। सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर की डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर नहीं कर रही, कि द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर की डिपेंड्स ऑन, सो द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर की डिपेंड्स ऑन
लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, नहीं, लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करती। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर, हाँ सही है, दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। ओनली टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर, ये गलत है। ओनली केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करती, कंडक्ट मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। मींस जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो मटेरियल की नेचर पे और टेम्परेचर पे दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ और एरिया वो भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। मतलब टेम्परेचर पे, मटेरियल की नेचर पे, उन पे तो करेगी करेगी, लेकिन साथ में लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए